हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज देखते हैं हम लोग क्लास 6 का 9th चैप्टर और अच्छा क्वेश्चंस, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बने हैं और अच्छा चैप्टर भी था। तो देखते हैं इससे रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन अजैव घटक नहीं है। यहाँ पर अजैव घटक की बात की जा रही। तो सबसे पहले आप सिंपल वर्ड में याद रखेंगे कि अजैव घटक किसे कहा जाता है। अजैव घटक में उन वस्तुओं को या उन श्रेणी की वस्तुओं को रखा जाता है जो निर्जीव होती हैं। जितने भी प्रकार की निर्जीव वस्तुएं होती हैं उसे अजैव घटक की श्रेणी में रखा जाता है, और जो सजीव वस्तुएं होती हैं उसे जैव घटक की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर मृदा, जल, वायु या बीज। अगर यहाँ पर आप देखेंगे, मृदा क्या है, निर्जीव है, जल निर्जीव है, वायु निर्जीव है। इस वजह से ये तीनों ही अजैव घटक की श्रेणी में रहेंगे। लेकिन अगर बीज की बात करें तो ये सजीव है, क्योंकि बीज श्वसन क्रिया करती है। ठीक है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये अजैव घटक की श्रेणी में आएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन जैव घटक है। तो अभी जैसे जैव घटक का मैंने जो बेसिक है वो आपको बता दिया। जो सजीव पेड़ पौधे प्राणी होते हैं उसे हम किसके जैव घटक की श्रेणी में रखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन आपके पास है सूक्ष्म जीव, पौधे, जंतु। तो अगर हम सूक्ष्म जीव की बात करें तो ये भी सजीव है, पौधे सजीव हैं, जंतु भी सजीव हैं। तो सभी क्या हैं यहाँ पर जैव घटक की श्रेणी में रखे जाएंगे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पौधे और जीवों के अनुकूलन के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। जो पौधे और जीव होते हैं उन जीवों का जो अनुकूलन होता है, ठीक है, उसके संदर्भ में ये बात की जा रही है। जैसे पहला है, पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक विशेष आवास में रहने के अनुकूल बनाता है। सही बात है, हम चाहे पौधे या जीव की बात करें तो ये दोनों का एक आवास विशेष अनुकूलन होना चाहिए। इट मीन्स, कहने का मतलब है कि अगर हम मरुस्थली भूमि पर उगने वाले पेड़ पौधों को अगर हम मैदानी क्षेत्रों पर लाकर लगा दें तो वो यथासंभव 90% केसों में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो उसका जो आवास था उसके अनुकूल नहीं था। इसी अनुसार जैसे मनुष्य के साथ भी या जीव जंतुओं के साथ भी ये बातें आ जाती है। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप जो ठंड प्रदेशों में रहने वाले जीव जंतुओं को अगर गर्म स्थल पर ले जाएंगे तो वो उनके अनुकूल नहीं होगा। इस वजह से वो उनका रहना वहाँ पर संभव नहीं होगा और वहाँ पर उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, या हम लोग भी कभी कभी, जैसे हम लोग जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, अपने आस पड़ोस में, आसपास में जो इन्वायरमेंट हमारा है उसके अनुरूप हमने अपने आप को जीना सीख लेते हैं। अगर हम अपने आप को बदल कर किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां पर बिल्कुल भी वहां का एटमॉस्फेयर हमारे रहने वाले एटमॉस्फेयर से भिन्न है तो उस परिस्थिति में हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ये भी अनुकूलन का ही एक, कह सकते हैं कि पार्ट है। तो ये बिल्कुल सही है कि पौधे और जीव के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें विशेष आवास में रहने के अनुकूल बनाता है। ये बिल्कुल राइट। ठीक है, दूसरा है, मैदानी क्षेत्र के व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु कुछ दिनों बाद वह सहज हो जाता है। अगर हम यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों के व्यक्ति को, जैसे कोई व्यक्ति मैदानी, एक दूसरा पॉइंट जो कह रहा है कि मैदानी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति है तो उसे ऊंची पहाड़ी क्षेत्र पर अगर ले जाएंगे तो वो तीव्र गति से सांस लेना पड़ता है, परंतु कुछ दिनों बाद वो लेकिन हाँ, तीव्र गति से सांस लेगा। अगर वो दौड़ के चढ़ेगा तो इस स्थिति में तीव्र गति से सांस तो लेगा, क्योंकि थकान के बाद ऐसा होता है कि हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, लेकिन इसके अनुकूलन से कोई रिलेशन इसका नहीं है। ठीक है, अनुकूलन से कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं बनता है। और तो इस वजह से हमको लग रहा है कि दो इसका गलत है और सही कथन का चयन करने बोल रहा है, तो केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। पेड़ पौधे मृदा से क्या प्राप्त करते हैं? पहला जल, बी खनिज, सी ए और बी दोनों, या डी कोई नहीं। तो पेड़ पौधे मृदा से, मिट्टी से क्या प्राप्त करते हैं? तो ये तो तय है कि जल प्राप्त करते हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि जल रूट के द्वारा जमीन से प्राप्त करते हैं। और दूसरा ऑप्शन खनिज, तो ये भी बिल्कुल राइट है, मिनरल्स भी वो प्राप्त करते हैं। किससे? पेड़ पौधे मृदा से। ठीक है, दोनों ही खनिज भी प्राप्त करते हैं और जल भी प्राप्त करते हैं। तो ए और बी दोनों ही सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? पत्तियों में, तना में, शाखाओं में, या डी सभी? आपको पहले भी शायद बेसिक में हम बताए हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो ये जनरली किसमें? पत्तियों में होता है। लेकिन हम जनरली बता रहे हैं कि पत्तियों में होता है। इसके अलावा तने और शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, उन पौधों में जिन पौधों में पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। तो ये भी राइट है, तने भी राइट है और शाखाएं भी राइट हैं। तो ये तीनों ही इसका राइट आंसर होगा। मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्ती, तने और शाखाओं सब में संपन्न हो सकती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही कथन का चयन करें। ए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बनता है। पहला पॉइंट आपका है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन गैस बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अगर हम देखें तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है? पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जड़ से जल लेते हैं, इन दोनों के बीच रिएक्शन होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ सन, और रिएक्शन के फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बनता है, ये बिल्कुल राइट है। दूसरा है, पत्तियों के अलावा पौधे के दूसरे भाग में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो अभी तो हमने देखा कि पत्तियों के अलावा उन पौधों में जिनमें पत्तियां नहीं पाई जाती, तो उनमें तनों में भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हो सकती है और शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो सकती है। तो दूसरा भी आपका राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 पर देखिए, निम्न में किसमें श्वसन क्रिया संपन्न होती है? पौधे, बी जीव, सी बीज, या डी सभी? तो श्वसन क्रिया की अगर बात करें तो पौधों में श्वसन क्रिया होती है, जीव जंतुओं में भी श्वसन क्रिया होती है, बीज में भी श्वसन क्रिया होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, और 8 में आने से पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंडों में, ताकि सक्षमता परीक्षा फर्स्ट टाइम में ही सारे टीचर अचीव कर पाएँ। और बहुत जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाला है, इस वजह से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। जितना समय आपको स्कूल में मिलता है बिल्कुल मोबाइल को ऑन कीजिए और जितने भी वीडियोज़ हमारे हैं 1 बाय 1 सारे वीडियोज़ को क्लियर कर लीजिए। कहीं आपको साइंस और मैथ में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट के वीडियो भी हम लेकर आएंगे। पहले क्लास 6 के साइंस को हम कंप्लीट कर दें, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पर आएंगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करके 7 और 8 में भी हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? पत्ते, तना, जड़, या सभी में? तो नागफनी मरुस्थलीय जगहों पर पाए जाने वाले पौधे होते हैं और मरुस्थलीय जो पादप होते हैं उनमें खासियत होती है कि उनमें पत्तियां बिल्कुल ना के बराबर होती हैं, और होती भी है तो कांटेदार पत्तियां होती हैं।
तो अगर हम जनरली नागफनी भी मरुस्थली भाग में पाया जाता है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो पत्ते से तो ये श्वसन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करेंगे नहीं, तो तने और जड़ से तो होगा नहीं। ठीक है, तो तने इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नागफनी तनों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संपन्न करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, आवास के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैव घटक हैं। आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, अगर जीव की यहां पर बात कर रहा है तो हम बताए थे कि जितने सारे जीव जंतु होते हैं, जीव मतलब जो सजीव होते हैं, वो क्या होते हैं, जैव घटक होते हैं। तो ये बिल्कुल राइट है। दूसरा है चट्टान, मिट्टी, वायु आवास के अजैव घटक है। तो ये भी बताए थे कि जो भी निर्जीव वर्ग वस्तुएं होती हैं वो अजैव घटक की श्रेणी में रखी जाती है। तो चट्टान, मिट्टी, वायु ये निर्जीव है, इसका मतलब है कि ये अजैव घटक है, ये भी राइट है। तीसरा है सूर्य का प्रकाश दोनों घटकों में शामिल नहीं है। कहने का तात्पर्य कि सूर्य का प्रकाश जो है वो ना तो जैव घटक है और ना ही अजैव घटक है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अजैव घटक की श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 कथन सही है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सजीवों के लक्षण हैं? पहला उत्सर्जन, दूसरा प्रजनन, तीसरा उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। इन तीनों में से सजीवों के लक्षण कौन कौन से हैं? सर्जन भी दिखेगा और प्रजनन भी दिखेगा। उद्दीपन की अगर बात रही कि उद्दीपन किसे कहते हैं, तो ये एक नया वर्ड आपके सामने आ रहा है, उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है, किसी भी जीव जंतु में, सजीवों में जो बाह्य वातावरण में परिवर्तन होता है, अर्थात एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो बदलाव देखते हैं, तो उसी बदलाव को हम उद्दीपन कहते हैं। जैसे सडनली कोई काम हो जाना, मतलब एक एग्जाम्पल समझिए कि जैसे बाहर अंधेरा है, हम बाहर निकले के बाद एकदम से लाइट ऑन कर दिया। तो जैसे ही हम लाइट ऑन करेंगे एकदम से, हम देखेंगे कि कॉकरोच थे वहाँ पर 2-4 और सारे कॉकरोच अंधेरे की तरफ भागने लगे। इसी प्रक्रिया को हम उद्दीपन कहते हैं। बाह्य वातावरण में अचानक से परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन के अनुरूप कॉकरोच अपने पहले वाले मतलब आवास में, पहले वाले वातावरण में जाने के लिए उत्सुक हो गए, जाना चाहने लगे। इसी प्रक्रिया को हम उद्दीपन कहते हैं। तो सजीवों में ये प्रक्रिया दिखाई देगी। ये हमने जीवों की बात बताई, जंतुओं की बात बताई। अगर पादप की बात करें तो वो भी सजीव है, तो पादप में भी ये प्रक्रिया दिखती है। एक पौधा होता है छुई मुई, तो जैसे ही आप उसे टच करेंगे वो मुरझा जाएगा। तो बाह्य वातावरण में परिवर्तन हुआ, हमने उसको टच किया, उसने फील किया और वो मुरझा गया। तो उसके एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेयर है उसमें परिवर्तन होने के कारण ये क्रिया हमको दिखाई दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों ही सही है। सजीवों के लक्षण 1, 2 और 3 तीनों ही राइट हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला है 11, निम्न में कौन पौधे एवं जंतु के लिए स्थलीय आवास नहीं है? देखिए, आवास 2 प्रकार के, एक स्थलीय आवास होता है, एक जलीय आवास होता है। ठीक है, खास करके हम जीव जंतुओं की बात करें या पादपों की बात करें तो मुख्य तौर पर स्थलीय आवास और जलीय आवास होता है। तो स्थलीय आवास क्या हो गया, जैसे मैदानी भाग हो गया, पहाड़ी भाग हो गया, मरुस्थली भाग हो गया, ये सारे स्थलीय भाग होते हैं। और जैसे तालाब हो गया, नदी हो गया, झील हो गया, इसमें भी बहुत सारे जीव जंतु और पादप पाए जाते हैं। तो उन पादप और जीव जंतु के लिए वो उसका आवासीय स्थान हो गया। तो इसमें कौन सा स्थलीय आवास नहीं है? तो वन तो है ही, मैदान है ही, मरुस्थल है ही, झील नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में पादप के लिए अनावश्यक तत्व कौन है? देखिए, कुछ तत्वों की जरूरत होती है पादपों को,
जो हम लोग खाद की सहायता से उनमें डालते हैं, रासायनिक खाद वगैरह जो डालते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो पौधों को, पादपों को मिलते हैं, जिससे उनकी वृद्धि अच्छी होती है, तेज़ी से होती है। उसमें कौन कौन से पादप हैं? मैग्नीशियम, बेरियम, पोटासियम, कैल्शियम। मैग्नीशियम होता है, पोटासियम होता है, कैल्शियम होता है, बेरियम नहीं होता है। ये अनावश्यक तत्व है। बेरियम का उपयोग किसी भी केमिकल खाद वगैरह में नहीं करते हैं और ये पादप के लिए हानिकारक हो सकता है। अगला है 13, निम्न में कौन त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं? त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। पहला है व्हेल, दूसरा है डॉल्फिन, तीसरा है केचुआ और डी मछली। अगर हम बात करें व्हेल की, तो व्हेल क्या नसा द्वार के द्वारा श्वसन क्रिया करती है। ठीक है, व्हेल देखेंगे कि कुछ समय में वो एकदम से छलांग लगाती है, जल के बाहर आती है, पानी के बाहर आती है, वो श्वसन क्रिया करने के लिए बाहर निकलती है, श्वसन क्रिया करके फिर वो जल के अंदर चली जाती है। तो वो नसा द्वार, उसमें एक छिद्र होता है उसके मतलब मुंह में, कह सकते हैं नाक में के पास उसके, और उसी के द्वारा वो श्वसन क्रिया कंप्लीट करती है। डॉल्फिन, अच्छा डॉल्फिन का भी वही कहानी है, डॉल्फिन भी ऐसे ही प्रक्रिया करती है, श्वसन क्रिया। ठीक है, अब रहा केचुआ और मछली। मछली तो गलफेड़े से करती है, आप जानते हैं, गिल के द्वारा अपनी श्वसन प्रक्रिया कंप्लीट करती है। तो केचुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। केचुआ जो होता है वो त्वचा के द्वारा श्वसन प्रक्रिया कंप्लीट करता है। मेरे ख्याल से आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी बेसिक प्रॉब्लम्स जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, हम फिर से उसको रिपीट करेंगे, समझाने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर मैं आप लोग के लिए एनसीईआरटी, एससीईआरटी की बुक को चुनकर हर एक क्वेश्चन को पूरे अध्ययन के साथ आपके लिए पॉइंट्स टू पॉइंट्स लेकर आ रहा हूँ, परंतु आप इसका मेहनताना मुझे नहीं देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। यही तो अपना मेहनताना है, वही आप नहीं दे रहे हैं। हमारी एनर्जी लॉस हो रही है, लेकिन आप हमें बूस्टर नहीं दे रहे हैं। बूस्टर देने का काम है आपका है, और एनर्जी का जो वर्क है वो मेरा है। तो आप लोग अपने बूस्टर वाला काम कीजिए और मैं अपनी एनर्जी खर्च करके आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14, उद्दीपन किसे कहते हैं? अभी बहुत अच्छे से बेसिक मैंने समझाया एग्जाम्पल के साथ कि उद्दीपन किसे कहते हैं। बाह्य वातावरण में होने वाला परिवर्तन ही उद्दीपन होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बाह्य वातावरण में होने वाला परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 15, सजीवों के लिए अनुकूलन होता है। ए आवास के प्रति, बी खाद्य सामग्री के प्रति अनुकूलन, सी वातावरण के प्रति, या डी सभी। अनुकूलन को भी बेसिक में मैंने बहुत अच्छे से बताया कि अनुकूलन में हम कहाँ पर रह रहे हैं, तो ये आवास के प्रति अनुकूलन होना ज़रूरी है। हम भोजन किस प्रकार का कर रहे हैं ये भी ज़रूरी है। या जैसे आप ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीव जंतुओं का भोजन अलग होता है और जो गर्म प्रदेशों में रहते हैं उनका जीव जंतु का भोजन अलग होता है। तो भोजन के प्रति भी अनुकूलन होता है, वातावरण के प्रति तो बिल्कुल होता है। एटमॉस्फेयर के आधार पर ही हम बीमार भी पड़ते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो जैसे ही वातावरण हमारा चेंज होगा तो बीमार पड़ना हमारे लिए स्वाभाविक हो जाता है। तो वातावरण के प्रति भी सजीवों का अनुकूलन होता है। इसका मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, सही कथन का चयन करें। पहला, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी होते हैं। बिल्कुल राइट है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषी कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे होते हैं। दूसरा है, जो जीव अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं वो परपोषी होते हैं। जो दूसरों से प्राप्त करते, जैसे हम लोग हो गए, तो हम लोग पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, परपोषी हो जाएंगे। तो 1 और 2 इसका दोनों ही राइट आंसर है। तो आज चैप्टर नंबर ये 9 था और इसमें जितने इंपॉर्टेंट्स थे एनसीईआरटी और एससीईआरटी मतलब दोनों ही बुकों का कलेक्शन था। इससे ज़्यादा और आपको इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो आज के वीडियो में आज 9th चैप्टर के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ कल।